हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी, पी स्टेट, पीसीएस इत्यादि एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है। प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे आज हम थोड़ा सा। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, भूमिका क्या है इसकी? भूमिका देखते हैं। बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातात्विक शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भी एक सभ्यता थी जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मोके, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। इन नामों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नाम प्रीलिम के बेस के लिए अच्छे हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। आप ये देख सकते हैं सिंधु घाटी की खुदाई। नामकरण कैसे पड़ा? अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आप देख लीजिए। सैंधव सभ्यता बीच में ले ली, जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा, देमाबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिणी सीमा थी, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रीलिम पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी के मुहाने तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीर मेरठ तक था। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब
2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने पुराने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने पुराने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन करके उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विकविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। फोटो में देख सकते हैं आप। सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत का उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिकांश कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक कंकाल ये देख ली मोहनजोदड़ो, ये वाला। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रजातियां निवास करती थीं। 4 प्रजाति निवास करती थीं। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, अल्पाइन तथा मंगोलोइड। आप ये देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। आप सुनते रहिए गौर से बस। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना हम पढ़ रहे हैं कि नगर कैसे थे, मकान कैसे थे, घर क्या थे, शहर में क्या क्या कैसे क्या था, भंडार गृह कैसे थे, ये आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं। आप बस चित्र को देख के चलिएगा तो आपको जल्दी अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। सिंधु घाटी नगर की योजना प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। इनमें शासक वर्ग निवास करता था। ऊंचे भाग जो होते जो ऊंचे थे वे। दूसरे भाग में नगर आवास के क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापार, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी।
घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था, जैसा आज भी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई, एक स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर के को चोर, लुटेरों, दस्युओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जिसका अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। हो सकता है लोथल में चोर लोग हों, इसलिए वो सड़क की ओर बेडर होकर खोलते थे। इसके दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थीं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। वनडे एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा क्वेश्चन ये। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद, धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्हें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। उन्होंने नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी। व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी। मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज मोहनजोदड़ो खोर राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ये देखिए, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड व जलाशय बना है। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी मूर्ति पाई गई है। नर्तकी, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, जो द्रव्यमोम की विधि से बनी है। चन्हुदड़ो।
चन्नूदड़ो, यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। चन्नूदड़ो की एन गोपाल मजूमदार। 1935 में अर्नेस्ट मेके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। प्रीलिम की दृष्टि से या फिर वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ याद रखिएगा, चन्नूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, लेकिन वहाँ पे खुदाई का काम अर्नेस्ट मेके ने कराया था। चन्नूदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्नूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्नूदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मेके यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। चन्नूदड़ो आप देखते हैं ब्रैकेट में है ये। लोथल की बात करते हैं अब। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। ये देखिए इसमें आपसे मेरे राखीगढ़ी से हरियाणा राखीगढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। अब हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यहाँ से अन्नागार रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। खोज 1991 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 में बीबी लाल और BK थापर के निर्देशों में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्करण के प्रमाण मिले हैं। बनावली के बारे में पढ़ेंगे। अब हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS विस्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। इससे सिद्ध होता है वो लोग कृषि वाले थे। धोलावीरा, ये ध्यान रखना, इधर को चित्र में देखना कितना प्यारा सा खुदाई करवाई उन लोगों ने, कितनी मेहनत की है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। धोलावीरा की JP जोशी ने 1967 ईस्वी में। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख
महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग भाग, मध्य नगर, निचला नगर। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेलने का मैदान मिला है। ये उनके उसमें दे रखा है, ये एक सारणी में आप देख सकते हैं, टेबल में बना के दे रखा है। ये कहाँ से क्या क्या मिला है वो है ये अवशेष, आप एक बार देख लीजिएगा। ये है और ये है कौन किसकी खोज किसने कब कहाँ की थी और कौन सा किस नदी के किनारे है। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। हड़प्पा लिपि के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1933 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी। इस पद्धति को वुस्ट्रोफेडन कहा गया। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी के लोगों का? सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाइयाँ परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा। मोहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। ये देखिए, ये अवशेष मिले। सामाजिक जीवन चल रहा उनका। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पावासी साज सज्जा का विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चनुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। सामाजिक जीवन तो हमारे जैसा ही था उनका। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। इसके मतलब हमसे तेज थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे, मतलब गांधीवादी थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। ये देखिए चित्र में कितना अच्छा बनाया यार। ये हड़प्पाइयों के सामाजिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था।
व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, उसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन तक सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि व व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, सुतकांगकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा में माप की दशमलव प्रणाली, माप तौल की इकाई 6 गुणा में होती थी, 16 गुणा में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। यूनानियों ने सिंडन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला। ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थ की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों तथा व्यापार परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुब्बड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। इतने तो यार हम भी नहीं पालते। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हद है यार, गुजरात में जब तो मोदी जैसे लोग आ रहे हैं। धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे अब उनके। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। सभ्यता के लोग भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। अंधविश्वासी थे इसका मतलब। तावीज के आधार पर जादू टोना में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरें पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। आज तो करके देखें बलि, मोदी खा जाएंगे आज तो। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशुपालन, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। अजीब इंसान थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों तथा सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्निकुंड स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। अच्छे वाले अंधविश्वासी थे। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक तथा व्यावहारिक
अधिकथा मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई दिया गया, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण अंततः द्वितीय सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ। यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। इस सभ्यता में अंधविश्वास ज़्यादा था, बलि देते थे, दुनिया भर की पूजा करते थे। ईश्वर ने सोचा इस सभ्यता का ख़त्म होना निश्चित है। मेरा तो मानना है ये। बाकी अलग अलग वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का, सब ने अलग अलग तरीके से कहा है। किसी ने मौसम परिवर्तन के कारण कहा है, तो किसी ने कुछ और कहा है, किसी ने कुछ और कहा है। पतन से संबंधित विद्वानों के मत क्या क्या थे? गॉर्डन, चार्ल्स एवं व्हीलर कहते हैं बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, SSR कहते हैं कि बाढ़ आई थी। ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ। MR साहनी भूतात्विक परिवर्तन, जलप्लावन हुआ। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता नहीं थी। KUR कनेडी कहते हैं प्राकृतिक आपदा आई थी, मलेरिया महामारी चली थी। सबके अलग अलग मत हैं, पर मैं तो कहता हूँ उनसे ईश्वर नाराज था, क्योंकि अंधविश्वासी थे, बलि देते थे, इसलिए। सेंधव सभ्यता की देन। सेंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं क्या? दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा। शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक, चक्र आदि प्रतीक के रूप में तावीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग जो आज भी है, आभूषणों का प्रयोग आज भी है, बहुफसली कृषि व्यवस्था आज भी है, अग्नि पूजा आज भी है, यज्ञ मोहरे प्रयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी आज भी है, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो आज भी है। अगर बदला क्या है तो सिर्फ संसाधन बदले हैं। उस टाइम बैल, हाथी, घोड़े ये सब होते थे, और आज के समय में आज तो 5G है, कोई भी कहीं पहुंच जाता है मिनटों में। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। ये है हमारा अभ्यास प्रश्न। आप अभ्यास करिएगा घर पे जाके, ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और अगर आप पढ़ते हैं UPSC के लिए तो ये सफिशिएंट होगा। मैं UPSC की तैयारी में लगा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। और इन्जॉयमेंट होके पढ़िए, जितना कोशिश करिएगा इन्जॉयमेंट होके पढ़िएगा।
और तर्क निकालिएगा उसका, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। उस तर्क से तुम्हें निगेटिव से फ़ायदा है या फिर पॉजिटिव से फ़ायदा है। हर बात के दो मतलब होते हैं, आप दोनों निकालिएगा। जब तक आप दोनों नहीं निकालेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये गलत कैसे हो सकता है ये, और ये ही सही कैसे हो सकता है। चलिएगा, आप इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपको घेरता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी में लगा हूँ और मैं पढ़ता हूँ इधर उधर से और वीडियो बनाता रहता हूँ और घेरता रहता हूँ यूट्यूब पर। आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।